हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रैप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसटी कॉलरिज को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड जनरेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट थे। फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स थे जो रोमांटिक एज के, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज। उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड जनरेशन के पोइट्स को बात करेंगे, जो कि है जॉन कीट्स। और सेकंड जनरेशन में दो और इम्पॉर्टेंट पोइट्स को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जो कि हैं पीबी शेली और लॉर्ड बायरन। तो आइए हम जॉन कीट्स को डिस्कस करते हैं। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में, और उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। वाज एन इंग्लिश पोइट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स along with लॉर्ड बायरन एंड पर्सी बाइशी शेली. His poems had been in publication for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25. जॉन कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस थी, इसलिए उनकी डेथ 25 की एज में हो गई थी। Keats had a style heavily loaded with sensualities, notably in the series of Ode. इन कीट्स का एक स्टाइल था जो कि सेंशुअलिटीज़ को क्या करता था, शो करता था, और उनकी जो सेंशुअलिटीज़ हैं वो हमें सीरीज़ ऑफ ओड्स में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट इन्होंने ओड लिखा था, ओड ऑन ग्रीशियन अर्न. ओड ऑन ग्रीशियन अर्न इज़ ए पोएम रिटन बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स इन मे 1819, फर्स्ट पब्लिश एनोनिमसली इन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स फॉर 1819. इसको 1819 में पब्लिश कराया था, एनोनिमसली पब्लिश करवाया था एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स फॉर 1819 में। ग्रीशियन अर्न किसको बोलते हैं? ग्रीस के अर्न को बोलते हैं हम कलश। इन्होंने ग्रीस के एक म्यूज़ियम में गए थे, ये वहाँ पे उन्होंने इस अर्न को देखा था, और उस अर्न से इन्होंने इंस्पायर होकर इस ओड को लिखा था। इसमें थीम हमें क्या देखने को मिलती है? आर्ट वर्सेस लाइफ. अ मेजर थीम इज़ कंट्रास्ट बिटवीन अटर्नल आर्ट एंड टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ. इन्होंने इसमें मेजर थीम क्या शो करी है? इन्होंने एक कंट्रास्ट दिखाया है किसमें? एटर्नल आर्ट और टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ में, कि जो हमारी लाइफ है वो टेम्परेरी रहती है, लेकिन जो आर्ट है वो हमेशा, आर्ट क्या होती है? एटर्नल होती है, कि वो हमेशा रहती है। ठीक है। द फिगर्स ऑन दी अर्न वाज फ्रोजन इन टाइम, नेवर एजिंग और चेंजिंग वाइल ह्यूमन बींग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई. जो अर्न के ऊपर जो फिगर्स बने हुए हैं वो टाइम के साथ वहीं रहते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टाइम के साथ क्या होते हैं? ओल्ड भी होते हैं, और वो उनकी डेथ भी हो जाती है टाइम के साथ. कीट्स एक्सप्लोर हाउ आर्ट प्रिजर्व्स ए परफेक्ट मोमेंट फॉर एवर. कीट एक्सप्लोर करते हैं कि जो आर्ट है वो हमेशा कैसे परफेक्ट रहती है मोमेंट्स के साथ, तो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है. सेकंड थीम है परमानेंस वर्सेस ट्रांजिएंस. ह्यूमन इमोशंस फेड बट द इमोशंस डिपिक्टेड ऑन द अर्न, लव, जॉय, पैशन, रिमेन अनचेंजिंग. वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं? धुंधले हो जाते हैं, लेकिन जो इमोशन जो डिपिक्टेड ऑन, जो वो कल्च पे जो इमोशंस शो कर रखे हैं वो कभी भी क्या चेंज नहीं होते, वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे वो लव है, जॉय है, या पैशन हो गया. The lovers on the urn can never kiss, but neither will their love fade. This paradox highlights the permanence of art. जो उस अर्न के ऊपर जो लवर्स बने हुए हैं वो कभी भी आपस में किस नहीं कर पाते, फिर भी उनका जो प्यार है वो कभी भी फेड नहीं होता. तो ये जो पैराडॉक्स उन्होंने दिखाया है वो किसको हाईलाइट करता है? परमानेंस ऑफ आर्ट को शो करता है, कि जो आर्ट है वो हमेशा परमानेंट, आर्ट क्या है, हम परमानेंट रहती है. ब्यूटी एंड ट्रूथ. द पोएम एंड्स विद फेमस लाइन, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी. इन्होंने कीट्स ने इस पोएम में ब्यूटी और ट्रूथ को भी, की थीम को भी काफ़ी शो किया है, और जो ये पोएम है वो इसी फेमस लाइन के साथ एंड होती है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी. यानी सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है. नेक्स्ट थीम है साइलेंस एंड एक्सप्रेशन. द अर्न टेल्स ए स्टोरी विदाउट वर्ड्स. उन्होंने बताया कि जो अर्न है वो अपनी स्टोरी विदाउट वर्ड, मतलब साइलेंटली होके वो अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रही है. इट इज़ साइलेंट येट इट इन कम्युनिकेट्स मोर पावरफुली. वो बोलते हैं कि अर्न फिर चाहे बेशक वो साइलेंट है, पर जो उसका कम्युनिकेशन है वो काफ़ी पावरफुल है एक्चुअल स्पीच से. किससे कंपेयर किया उन्होंने? एक्चुअल स्पीच से उन्होंने अर्न के कम्युनिकेशन को क्या किया है? कंपेयर किया है. दिस थीम एक्सप्लोर्स हाउ विजुअल आर्ट कन्वेज मीनिंग डिफरेंटली फ्रॉम लैंग्वेज. जो ये थीम है वो हमें क्या दिखाती है कि जो विजुअल आर्ट है वो कैसे
मीनिंग को कन्वे करती है, जो कि लैंग्वेज से क्या होती है, बहुत डिफरेंट होती है। विजुअल आर्ट्स भी कई बार इतनी पावरफुल मीनिंग हमें शो करती है जो कई बार हमें लैंग्वेज भी शो नहीं कर पाती। तो ये वाली थीम उन्होंने क्या करी है, इसमें शो करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन। सीन्स ऑफ नेचर, ट्रीज, फॉरेस्ट, पाइप्स, पेस्टोरल लाइफ कंट्रास्ट विद फेस्टिवल्स इन द टाउन। दिस रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक एडमायरेशन फॉर नेचर एज ए सोर्स ऑफ सिंपल जॉय एंड हारमनी। वो बोलते हैं कि जो अर्न के ऊपर जो नेचर के सीन्स बने हुए हैं, जैसे कि ट्रीज़, फॉरेस्ट, पाइप्स, पेस्टोरल, वो कंट्रास्ट किसको कर रहे हैं, वो फेस्टिवल्स को कंट्रास्ट कर रहे हैं जो कि हम टाउन में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रोमांटिक एडमायरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि हम नेचर के प्रति रखते हैं। और ये किसका सोर्स है, ये जो रोमांटिक एडमायरेशन है वो एज ए सोर्स काम करता है किसके लिए, सिंपल जॉय और हारमनी के लिए। दिस थीम सजेस्टेड that appreciating beauty in art gives access to deeper truth. Thought critics debate whether this magic is universal or ironic. Next theme है the power of imagination. The speaker uses imagination to fill in the scenes that on shows. उन्होंने स्पीकर ने इमेजिनेशंस का यूज़ किया है क्या दिखाने के लिए, जो अर्न के ऊपर जो सीन्स बने हुए हैं उनको शो करने के लिए उन्होंने इमेजिनेशंस का यूज़ किया है। कीट्स एम्फसाइजेस हाउ पोएट्री एंड आर्ट इनवाइट द व्यूअर टू इंटरप्रेट, इमेजिन एंड रिक्रिएट मीनिंग। कीट्स ने इस बात पे एम्फसाइज़ किया है कि कैसे पोएट्री हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि कि जो व्यूअर है वो कैसे आर्ट को इंटरप्रेट कर सकता है, आर्ट को देख के कैसे उसके माइंड में इमेजिनेशन आती है और उस इमेजिनेशन को देख के वो कैसे मीनिंग को रिक्रिएट करता है। तो ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है, ये हमें पोइट्री के थ्रू हम देख पाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये कीट्स ने इस पोएम में इन थीम्स को दिखाने की कोशिश करी है कीट्स ने। अब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। द स्पीकर एडमायर्स ए ग्रीशियन अर्न डेकोरेटेड विद सीन्स फ्रॉम रूरल ग्रीक लाइफ। उस ग्रेशियन अर्न पे क्या सीन्स डेकोरेटेड हो रखे थे, रूरल ग्रीक लाइफ के सीन्स को उस अर्न पे क्या किया गया था, शो किया गया था। ईच फ्रोजन सीन्स बिकम्स ए गेटवे फॉर द स्पीकर्स इमेजिनेशन। एक एक सीन क्या कर रहा था, वो स्पीकर के इमेजिनेशन को क्या कर रहा था, स्पीकर के इमेजिनेशन को शो करने की कोशिश कर रहा था। उस सीन से इंस्पायर होकर जो स्पीकर है वो अपनी इमेजिनेशन कर रहा था। ही वंडर्स अबाउट द लवर्स हु आर फॉर एवर चेजिंग वन अनदर, द म्यूजिशियंस हु कैन नेवर प्ले स्टॉप प्लेइंग, एंड द विलेजर्स वॉकिंग इनटू मिस्टीरियस सेक्रीफाइस। क्या हो रहा था, जो उस ग्रेशियन के ऊपर ऐसे ग्रेशियन बने हुए थे उसके ऊपर क्या बना हुआ था, कुछ जैसे लवर्स की स्टोरी को दिखा रखे थे कि वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और जो म्यूजिशियंस हैं वो अपना जो प्ले है वो क्या कर रहे हैं, उनका प्ले स्टॉप नहीं हो रहा है, वो अपने प्ले म्यूज़िक को क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस प्ले कर रहे हैं। जो लवर्स हैं वो आपस में क्या है, उनके लव को दिखाया गया है कि वो आपस में कभी किस नहीं कर पाते हैं, कभी आपस में उनके जो लिप्स हैं वो कभी टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो उनका प्यार है वो क्या है, एटर्नल है, वो क्या है, टाइम के साथ फेड नहीं हो रहा है। तो किड्स ने यही शो करने की कोशिश करी है कि जो लवर्स हैं वो अपने लव को क्या कर रहे हैं, फॉर एवर की तरह शो कर रहे हैं उस अर्न के ऊपर। और जो विलेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, विलेजर्स वॉकिंग इनटू मिस्टीरियस सेक्रीफाइस। ठीक है, द अर्न रिप्रेजेंट परमिनियंस वाइल ह्यूमन लाइफ रिप्रेजेंट चेंज एंड डिके। जो अर्न क्या कर रहा है, वो तो परमिनियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ह्यूमन लाइफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज एंड डिके को। जो अर्न है वो तो परमानेंट है, और जो उसके ऊपर जो पिक्चर्स बने हुए हैं वो भी परमानेंट है। ठीक है, वो टाइम के साथ फेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो हमेशा चेंज होती है, और टाइम के साथ उसके अंदर डिके भी हमें देखने को मिलता है। द लवर्स विल नेवर रीच फुलफिलमेंट येट दे विल नेवर सफ़र डिसअपॉइंटमेंट। वो बोलते हैं कि लवर, जो अर्न के ऊपर जो भी लवर बने हुए हैं वो कभी फुलफिलमेंट तक पहुंचते ही नहीं है, इसलिए उनके उनके आपस में उनके बीच कभी भी डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है। देयर जॉय रिमेन्स एंडलेसली न्यू बिकॉज टाइम कैन नॉट टच देम। उनके बीच का जो जॉय है वो हमेशा के लिए बना रहता है, रिमेन्स एंडलेसली। क्यों, क्योंकि टाइम क्या है, उन्हें टच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टाइम का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो क्या है, एटर्नल है, वो आर्ट हमेशा ही
टाइम के साथ बनी रहेगी। बाय द फाइनल स्टेंजा द अर्न बिकम ए साइलेंट हिस्टोरियन एक्सप्रेसिंग ट्रूथ थ्रो इट्स ब्यूटी रैदर देन थ्रो स्पीच। फाइनल स्टेंजा में क्या दिखा रहे हैं कि जो अर्न है वो एक साइलेंट हिस्टोरियन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो उसकी जो ट्रूथ्स हैं, उसकी जो ब्यूटी है वो क्या रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। इट आउट लाइव्स जनरेशंस ऑफ ह्यूमंस एंड कंटिन्यूज टू टीच दैट ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। ये काफ़ी एग्जाम्स में ऐसी हमें देखने को मिलती है, मैच द कॉलम में आती है। तो हर एक वर्ड में से क्या होगा, आपको लाइन दे देंगे पोएम में से उठा के, तो आपको क्या होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि ये वाली लाइन किस वर्ड में से ली गई है। तो ये वाली इस वर्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी मीन्स सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। द पोएम एंड्स बाय सजेस्टिंग दैट आर्ट ऑफर्स ए लास्टिंग फॉर्म ऑफ विजडम, तो इट मीनिंग रिमेन्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। लास्ट में हमें पोएम यही सजेस्ट करती है कि जो आर्ट है वो हमें क्या ऑफ़र करती है, लास्टिंग फॉर्म ऑफ विजडम, कि आर्ट के साथ हमें हमेशा क्या ही देखने को, हमें एक विजडम ही मिलेगी जब भी हम उस आर्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए उसका जो मीनिंग है, जो भी आर्ट को देख के हमें विजडम मिलेगा, और उस विजडम को देख के जो भी रीडर है, जो भी उस मीनिंग को समझने के लिए कोशिश करेगा, वो हमारे लिए क्या रहेगा, रिमेन्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। वो हमेशा के लिए इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे लिए क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो ये कीट्स ने इसमें दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम इसके कुछ फेमस ओड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ओड है थो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इस पोएम की स्टार्टिंग ही इस वाली लाइन से होती है, थो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। कि इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने अर्न को डिस्क्राइब किया है कि वो एटर्नल है और उसको वो क्या है, अनटच्ड बाय टाइम, उसको टाइम टच नहीं कर सकता। हर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर्स। कि जो मेलोडीज हम सुन सकते हैं वो तो स्वीट होती हैं, लेकिन जो हम नहीं सुन पाते वो स्वीट से भी ज़्यादा क्या होती हैं, स्वीटर होती हैं। ठीक है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। द फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज थो कैनोस्ट नॉट लीव थे सॉन्ग नोर एवर कैन दोज ट्री बी बेयर। तो ये इस पोएम के कुछ फेमस कोट थे, इनको देख लेना, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हैड मेलोडीज़ वाला भी काफ़ी पॉपुलर है, और थो स्टिल एनरिविश ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारा ओड है ओड टू नाइटेंगल। ओड टू नाइटेंगल इज़ ए पोएम बाय जॉन कीट्स, वन ऑफ हिज 1819 ओड्स। ये भी 1819 में ही लिखा गया था। ओड टू नाइटेंगल इज़ ए पर्सनल पोएम विच डिस्क्राइब्स कीट्स जर्नी इनटू स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। जो ओड टू नाइटेंगल है, ये एक पर्सनल पोएम है जो कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मीन क्या होता है कि ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन जब हम किसी भी पोएम या किसी भी वर्क में हम मिस्ट्री, एम्बिग्यूटी और डाउट की बात करते हैं, और हम उसमें कोई भी लॉजिक और रीज़न ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे हम नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं। कि राइटर को हमेशा अपने वर्क्स में डाउट, एम्बिग्यूटी और अनसर्टिनिटी के प्रिंसिपल को या अनसर्टिनिटी कंडीशन को रखना चाहिए। क्योंकि और हमें क्या करना चाहिए, लॉजिक और रीज़न के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो जिससे क्या है, राइटर या रीडर है, और रीडर को भी एक इंटरेस्ट बना रहता है, वर्क्स को पढ़ के उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होगा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। काफ़ी मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि काफ़ी मूवीज़ की एंडिंग तो क्या होती है, बहुत हैप्पीली होती है कि ठीक है, लास्ट में दो लवर हैं, उनकी शादी हो गई है, या फिर वो आपस में प्यार करते थे, उनका मिलन हो गया है। लेकिन कुछ मूवीज़ में हम देखते हैं कि उनका जो एंड होता है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है, कि वो लास्ट में मिल नहीं पाते, उनकी शादी नहीं पाती। तो इससे क्या होता है, एक जो
रीडर है या मूवी वॉचर हैं उन्हें एक इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, जब जैसे अब साउथ वाली मूवीज़ में तो ज़्यादातर यही होने लग गया है कि जैसे बाहुबली वाले पार्ट में आया था, काफ़ी फेमस हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, फिर लोगों का इंटरेस्ट बना रहा पार्ट टू देखने में कि उन पार्ट टू में उन्हें एक क्या रहा, उनके अंदर एक इंटरेस्ट रहा कि हमें देखना है कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा था। ऐसे ही पुष्पा में तो साउथ इंडियन मूवीज़ में हमें ये नेगेटिव कैपेबिलिटी देखने को मिलती है कि कि हमें अनसर्टनिटी और डाउट और मिस्ट्री रखनी चाहिए वर्क्स में ताकि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे। तो कीट्स इस बात पे फोकस करते थे। ठीक है, और उन्होंने वर्ड्सवर्थ को इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया था, वर्ड्सवर्थ को प्रेज़ किया था कि उनके वर्क्स में हमें कहीं न कहीं नेगेटिव कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। और एस.टी. कोलरेज को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि जो एस.टी. कोलरेज है वो हमेशा लॉजिक रीज़न और फिलोसफिकल क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं कि ये वाली चीज़ क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो वो काफ़ी लॉजिक के ऊपर एम्फसाइज़ करते थे। लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और जो उन्होंने शेक्सपियर को भी काफ़ी प्रेज़ किया है कि उनके वर्क्स में भी हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलती है कि शेक्सपियर के वर्क्स लगा लो, जैसे कि हैमलेट है। हैमलेट में हमेशा वो सोचता रहता है कि टू बी और नॉट टू बी, फेमस उसका कोट भी है। और क्यों है, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं अपने जो फादर है उनकी डेथ का बदला अपने मतलब चाचा से लूँ या ना लूँ, कि मैं क्या करूँ ना करूँ, वो हमेशा एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में ही रहता है। ऐसे ही उनके शेक्सपियर के बाकी प्लेस में जैसे इयागो का करेक्टर लगा लो, एंटनी और एंटनी इन क्लेटोपिरा में लगा लो कि वो कैसे उस वक्त में उसको भी एक डाउट रहता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करना है। और तो शेक्सपियर को काफ़ी उन्होंने प्रेज़ किया है इस चीज़ के लिए कि उनके भी वर्क्स में हमें मिस्ट्री, डाउट और अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है विदाउट विदाउट किसी कि हमें उनके वर्क्स में वो भी लॉजिक और रीज़न के पीछे नहीं भाग रहे थे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ उन्होंने कीट्स ने क्या किया, नेगेटिव कैपेबिलिटी को शो किया। और ऑटो नाइटिंगेल में उन्होंने इस वाली जो स्टेट है उसको काफ़ी शो किया है। तो थीम्स हम डिस्कस करेंगे, ट्रांजिशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ वर्सेस इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन, एजिंग, सिकनेस एंड डेथ। जो ह्यूमन लाइफ है वो किससे पेन, एजिंग, सिकनेस और डेथ से सफ़र करती है। द नाइटिंगेल सॉन्ग सीम इमोर्टल अनचेंजिंग फॉर जनरेशंस। इसमें बल्कि किड्स बोलते हैं कि जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो तो इमोर्टल है और अनचेंजिंग है, चाहे उसको जनरेशंस टू जनरेशंस हम सुनते रहेंगे पर वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो क्या है, इमोर्टल है। कीट कंट्रास्ट टेम्परेरी ह्यूमन सफरिंग विद द टाइमलेस ब्यूटी ऑफ बर्ड्स म्यूजिक। किड्स ने कंट्रास्ट किया है टेम्परेरी ह्यूमन सफरिंग को किससे, टाइमलेस ब्यूटी ऑफ बर्ड्स म्यूजिक से। नेक्स्ट है एस्केप फ्रॉम रियलिटी थ्रू वाइन, थ्रू पोइट्री एंड इमेजिनेशन, थ्रू डेथ। कि जो किड्स हैं वो क्या क्या करना चाहते हैं, वो अपने पेन से दूर भागने की कोशिश करते हैं और वो और रियलिटी से दूर होना चाहते हैं। तो वो किसका सहारा लेना चाहते हैं, वाइन का। थ्रू पोइट्री और इमेजिनेशन से वो दूर जाना चाहते हैं और थ्रू डेथ। नेक्स्ट थीम है द पावर एंड लिमिट्स ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन लिफ्ट्स किड्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल। कि इमेजिनेशन की वजह से ही किड्स किसके वर्ल्ड में जाते हैं, नाइटिंगेल के वर्ल्ड में चले जाते हैं और उसके म्यूज़िक को क्या करते हैं, प्रेज़ करते हैं। ही फील्स ट्रांसपोर्टेड इनटू मैजिकल ड्रीम लाइक फॉरेस्ट। वो अपने आप को कहाँ ले जाते हैं, एक मैजिकल और ड्रीम लाइक फॉरेस्ट में ले जाते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। नेचर एज ए सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पायरेशन। नाइटिंगेल सॉन्ग रिप्रेजेंट द सूथिंग एंड अपलिफ्टिंग पावर ऑफ नेचर। जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सूथिंग एंड अपलिफ्टिंग पावर ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो कैसे हमें एक तरह की जो सूथिंग क्या होता है, एक तरह से हमें शांति देता है, एक कामनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट उनकी थीम है सफरिंग, मोर्टेलिटी एंड ह्यूमन पेन। द वियरीनेस, द फीवर, द फ्रेट ऑफ ह्यूमन लाइफ, द सफरिंग कॉज्ड बाय एज एंड डिजीज, पर्सनल सोरो एंड इमोशनल पेन। जैसे कि हमने जॉन कीट्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि उनको ट्यूबरक्लोसिस थी और वो उनकी जो फैमिली, उनकी मदर और उनकी ब्रदर की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही हुई थी। तो वो अपने इस डिजीज़ से और अपने पेन से इतने परेशान थे, वो इन्होंने अपने इस पोएम में क्या करा है, शो किया है कि वो जो जो उन सफरिंग उनकी हो रही है एज की वजह से, डिजीज़ की वजह से, और जो वो पर्सनल सोरो और इमोशनल पेन उनको फील हो रहा है, वो उन्होंने इस पोएम में दिखाने की कोशिश करी है।
अब हम इसकी पोएम को समरी को डिस्कस करेंगे। द पोएम बिगेन्स विद द स्पीकर फीलिंग अ ड्राउजी नमनेस नॉट आउट ऑफ पेन बट बिकॉज द नाइटिंगेल जॉयफुल सॉन्गिंग मेकिंग हिम लॉन्ग टू एस्केप हिज ओन ह्यूमन सफरिंग। पोएम की जो बिगन है वो स्पीकर की फीलिंग से स्टार्ट होती है कि वो बहुत नम फील कर रहे हैं, मतलब बहुत एक तरह से होता है ना कि पैरालाइसिस, जिनको पैरालाइज होता है उनका शरीर ऐसे लकवे का लटक सा जाता है और ऐसे थुलथुला सा हो जाता है, तो उसको हम ड्रॉइजी नमनेस बोलते हैं, नॉट आउट ऑफ पेन। बट जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो उन्हें क्या कर रहा है, उस ह्यूमन सफरिंग से दूर ले जाने में हेल्प कर रहा है। ही विशेज़ फॉर वाइन टू फेड अवे इनटू फॉरेस्ट विद द बर्ड। वो विश करते हैं कि वो फॉरेस्ट में जाएं बर्ड के साथ और जो वहाँ की वाइन है उसका यूज़ करें ताकि वो अपने दुख और डिजीज़ से जो उनको पेन महसूस हो रहा है वो उससे थोड़ा क्या करें, रिलैक्स उनको मिले। बट दैन डिसाइज इमेजिनेशन पोइट्री आर बेटर वेज टू एक्सेप्ट। लेकिन वो फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि जो इमेजिनेशन है वो पोइट्री है, वो क्या है, बेटर वे है एस्केप करने का, किससे, रियलिटी से। कि हम पोइट्री और इमेजिनेशन के थ्रू कहीं ना कहीं रियलिटी से क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए एस्केप कर सकते हैं। थ्रू इमेजिनेशन ही फील्स एज इफ ही इज़ फ्लाइंग विद द नाइटिंगेल इनटू डार्क फॉरेस्ट वेयर ओनली द बर्ड्स सॉन्ग गाइड्स हिम। तो वो इमेजिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, वो नाइटिंगेल के साथ क्या करते हैं, डार्क फॉरेस्ट में उड़ रहे हैं और जो बर्ड का सॉन्ग है वो उन्हें क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ये सब कुछ सोच रहे हैं कि वो एक फॉरेस्ट में उड़ रहे हैं और फॉरेस्ट की ब्यूटी को इंजॉय कर रहे हैं और वाइन को इंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक वाइन का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो हमारे अंदर जो पेन है, सोरो है, वो हम कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ये सब उन्होंने अपनी पॉइंट में इमेजिनेशन का काफ़ी यूज़ किया है रियलिटी से एस्केप करने के लिए। द नाइटिंगेल बिकम ए सिंबल ऑफ प्योर एटर्नल ब्यूटी अनटच्ड बाय द सोरोज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो नाइटिंगेल है वो क्या है, एक सिंबल शो कर रहा है किस चीज़ का, कि वो एक एटर्नल ब्यूटी है। एटर्नल ब्यूटी मीन्स कि उस पर कोई भी ह्यूमन लाइफ का क्या है, इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, वो अनटच्ड है ह्यूमन सफरिंग से, जैसे एजिंग, सिकनेस एंड डेथ। लेकिन ठीक है, तो नाइटिंगेल पे इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एजिंग भी होता है, टाइम के साथ इंसान ओल्ड भी होगा, उसकी लाइफ में सिकनेस भी होगी और एंड ऑफ द डे उसे डेथ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो नाइटिंगेल क्या है, वो कभी भी मरती नहीं है, वो हमेशा अमर रहेगी, चाहे कितनी भी जनरेशन्स आ जाएं। आज हम नाइटिंगेल के सॉन्ग को हम सुन रहे हैं, फिर हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन सुनेगी, तो वो क्या होगा, जो उसका जो सॉन्ग है वो सारे सभी जनरेशन्स के लिए सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो वो अनचेंजिंग है और एटर्नल है। तो किड्स ने यही दिखाया है कि नाइटिंगेल जो है वो हमेशा एटर्नल रहेगी, पर जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो चेंजिंग रहती है, और वो जैसे जैसे हमारा टाइम चलेगा वो क्या होगी, डिके होगी, वो क्या होगी, ख़राब ही होगी। Keats reflects that the same song has been heard for centuries even by ancient people, those in biblical times, suggesting the immortality of art. However, Keats realizes he cannot stay in this ideal world forever. Keats फिर यही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सेम सॉन्ग है वो सेंचुरीज तक सुना जाएगा और एंशियंट पीपल्स ने भी सुना होगा और बिब्लिकल टाइम्स में भी लोगों ने सुना होगा और आगे भी सुना ही जाएगा जनरेशन्स में, फ्यूचर जनरेशन्स में। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आर्ट की इमोर्टलिटी शो कर रहा है। और कीट कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं कि वो हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनने के लिए, कि ह्यूमन लाइफ में एंड ऑफ द डे क्या होता है, डेथ हमें फेस करनी ही पड़ती है। तो और वो तो काफ़ी अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इस पोएम से हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डेथ को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक, क्योंकि जो उनकी जो डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, उनकी उसके अंदर इतना पेन है और वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक सफरिंग को ही शो कर रहे हैं कि वो कैसे, उनके मन में ये है कि एक ना एक दिन मुझे डेथ को क्या करना पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा। और नाइटिंगेल क्या है, वो इमॉर्टल है, उसको कभी भी ये सब चीज़ें फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ फेमस कोट्स हैं। तो क्या होता है, द स्पेल ब्रेक्स व्हेन द बर्ड्स फ्लाइज लिविंग हिम एंश्योर वेदर हिज एक्सपीरियंस वाज रियल और विजनरी ड्रीम। जब उनका ये स्पेल ब्रेक हो जाता है और बर्ड वहाँ से उड़ जाती है, तो
वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि सच में ये वाला एक्सपीरियंस उनके लिए रियल था या फिर वो कुछ सपना देख रहे थे। ठीक है, तो इसके साथ ये पोएम यहीं पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ये किस नोट पे ख़त्म होती है ये पोएम, कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सच में उन्होंने ये एक्सपीरियंस को रियल में एक्सपीरियंस किया है या फिर उनके लिए ये कोई ड्रीम था जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। कुछ इस पोएम के फेमस कोट्स हैं। माई हार्ट एक्स एंड ए ड्रॉइस नमनेस पेन माई सेंस, दिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, मतलब वाइन की बात की है उन्होंने। थो वास नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, इस कोट में वो यही बता रहे हैं कि वो डेथ के लिए नहीं तुम डेथ के लिए नहीं बनी हो इमोर्टल बर्ड, तुम हमेशा इमोर्टल ही रहोगी। जो जॉन कीट्स के जो ओड्स हैं वो काफ़ी लेंथी है और इसमें क्या है, हमें काफ़ी इसकी थीम्स को, इसकी समरी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है। तो मैंने आज 2 ही ओड्स को डिस्कस किया है, ओड ऑन ग्रेशियनस, ओड ऑन नाइटिंगल। बाकी के ओड्स को, रिमेनिंग ओड्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।